देखो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है, मतलब ये एक थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी डिस्कस करेंगे इन केमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में। Thermochemistry is a branch of thermodynamics which deals with study of energy changes in a chemical reaction thermodynamics which deals with the study of energy changes इन अ केमिकल रिएक्शन विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ जो एनर्जी चेंजेस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोकेमिस्ट्री। और इसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स। ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले मतलब मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात आती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, होता है नहीं होता है ऐसा सब? यस सर। यस सर। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसा होगा। तो जब नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो इसके अंदर एनर्जी चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? यस सर। तो एनर्जी चेंजेस होंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले एक टर्म आएगी, बार बार तुम यूज करोगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखो एक तो टर्म तुमने सुनी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यस और नो? यस सर। यस सर। और ये एक थोड़ी सी नई टर्म है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन मतलब ना केवल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करे बट ऑल्सो डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। समझ गए? बोलो। फिर से बताना। मतलब जो रिएक्शन ना केवल मतलब स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करे बट ऑल्सो हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब a chemical reaction which not only represent the state of which not only represent the state of reactants and products but also represent which not only represent the state of reactants but also represent the एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो मतलब एनर्जी के बारे में भी बताए कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। जैसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है उसके ब्याप पे। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम इनके ब्याप पे एनर्जी चेंजेस के ब्याप पे रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो सुने होंगे ये नाम तो तुमने, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यस सर। बताओ एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट
When heat is released. व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब भी रिएक्शन हो तो हीट एनर्जी रिलीज हो तो उसको कौन सी बोलेंगे हम? Exothermic. एक्सोथर्मिक। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और एंडोथर्मिक? Heat It is absorbed. व्हेन हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब हीट इवोल्व हो तो क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? एंडोथर्मिक हीट इवोल्व होगी तो। एक्सोथर्मिक? और जब हीट एब्जॉर्ब हो तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को? देखो मतलब तुम्हारे को रिएक्शन में कोई एनर्जी का साइन देख के या कैसे देख के पता चलेगा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? देखो बेटा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो बेटा हीट एनर्जी इज इवोल्व। अब देखो मान लो हीट जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को अपन एंथैल्पी बोलते हैं ना? एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंजेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। देखो डेल्टा एच बराबर क्यूब पी आता है ना? तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होगा अपन इसको ये मान लो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है अपने को, एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो बताओ कैसे करेंगे बेटा इसको? हीट एनर्जी रिलीज होगी, यस और नो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी कंटेंट तो हाई होगा। ये तो हो गए अपने पास रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स का एनर्जी कंटेंट क्या होगा? कम होगा। ये हो गए अपने पास प्रोडक्ट्स। अब देखो जब फाइनल अपन यहाँ से इस रिएक्टेंट से जब यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे बेटा हम? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू फाइनल हो गए प्रोडक्ट्स एच पी माइनस एच आर, तो दिस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। तो देखो डेल्टा एच के साइन से पहचान सकते हो तुम रिएक्शन कौन सी है? Yes, sir. अब देखो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक को बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका उल्टा कर दो बस। Yes, sir. Positive. इसको क्या मान लो? ये मान लो रिएक्टेंट्स हैं और इसको क्या मान लो बेटा? प्रोडक्ट्स। मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, देखो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो फाइनल प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर, तो एच पी माइनस एच आर बराबर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा बेटा ये? Yes, sir. राइट? बोलो बेटा एक डेल्टा एच के साइन के बिहाफ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? यस सर। Yes, sir. और जो ब्रांच ऑफ साइंस इन एनर्जी चेंजेस को स्टडी करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखो दूसरा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको? मैं मान लो एक रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, कार्बन मैंने कोयले को जलाया C+O2, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो इससे अपने पास बन गया CO2 गैस। ठीक है बेटा? अब CO2 गैस प्लस एनर्जी प्लस 393.5 किलो जूल लिख दिया इसमें मैंने। अब देखो ये बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? Yes, sir. क्यों प्रोडक्ट्स में अगर एनर्जी लिख रखी है, और इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस माइनस 393.5 किलो जूल, इट गिव्स CO2 प्लस CO2 गैस। बोलो बेटा ऐसे लिख सकते हैं नहीं इसको? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. और देखो Yes, और इस sir. रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते बेटा, ये माइनस का इधर माइनस का है, मतलब प्रोडक्ट्स में जाके प्लस हो जाएगा ये। Yes, sir. अब देखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस CO2 गैस, और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच जो चेंज होती है वो होगी माइनस
393.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल जब कार्बन का बर्न होगा तो इतनी एंथैल्पी चेंज होगी बेटा, फाइनल मतलब ये प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। यस सर। बोलो ये इन तीनों साइन से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसे तीनों किसी भी फॉर्म में हो सकती है बेटा रिएक्शन। तो मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, राइट। Yes, sir. अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस ले लें हम, N2 गैस प्लस O2 गैस, तो N2 गैस और O2 गैस प्लस एनर्जी प्लस इसमें 180.7 किलो जूल एनर्जी चेंज होती है। इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO गैस। तो बताओ क्या प्रेडिक्ट करोगे, ये रिएक्शन कौन सी, एक्सो है या एंडो है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना बेटा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO गैस माइनस 180.7 किलो जूल। बोलो बेटा। Yes, sir. और Yes, इसको sir. ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Yes, sir. N2 गैस प्लस O2 गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO गैस, और डेल्टा H हो जाएगी इसमें पर मोल, डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू माइनस 8 ये प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल। यस और नो। यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Yes, sir. कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। Endothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शंस कौन सी होंगी। अब देखो कुछ थर्मोकेमिकल जो इक्वेशन है उसके साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस ऑफ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन के साइन कन्वेंशंस कैसे लेंगे अपन। देखो बेटा, आज जैसे फर्स्ट तो अपन ने पढ़ा कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इट मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है इट मीन्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ना इसके, मतलब किसी भी रिएक्शन को मान लो रिवर्स कर दें, इसी रिएक्शन को जैसे CO2 से हम कार्बन प्लस O2 बनाएं तो वो रिएक्शन का मतलब एंथैल्पी का साइन भी सेम हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इफ एनी रिएक्शन इज रिवर्स्ड, कोई भी रिएक्शन को क्या कर दें बेटा हम रिवर्स कर दें, देन साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस ओनली बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। साइन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बेटा, ठीक है। यस सर। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO गैस, तो CO गैस की रिएक्शन कराएं हम किसी के भी साथ, CO गैस से ये बना दे कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैस। देखो CO से क्या बना रहे हैं हम, कार्बन प्लस H2O, ठीक है बेटा। यस सर। बोलो नहीं, पर इसमें कार्बन प्लस H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा फिर H2 गैस। तो देखो इस रिएक्शन से हम इस रिएक्शन के अंदर मान लो एंथैल्पी चेंज, अपने को वैल्यू नहीं पता कोई भी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, तो डेल्टा H ये जो रिएक्शन है CO से और H2,
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो मतलब इसका साइन मैंने नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव में x किलो जूल पर मोल ले लिया बेटा मैंने, राइट। वैल्यूज को तुम्हारे को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, C सॉलिड प्लस H2O गैस, तो यहां पे ये बन जाएगा H2 गैस प्लस CO गैस। तो बताओ इसमें क्या होगा इसका साइन? बोलो बेटा। बेटा अभी बोला ना मैंने, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, खाली डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा। तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच तुम्हारे को गिवन नहीं होगी, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेना क्या हो जाएगी इसकी। पॉजिटिव। पॉजिटिव कितनी? x किलो जूल पर मोल। नहीं समझे? यस सर। केवल साइन बदल जाएगा, रिएक्शन को रिवर्स करने से ओनली क्या चेंज होगा बेटा? साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो कोई भी रिएक्शन है, जैसे हम पर मोल लिख रहे हैं, तो उसमें मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो डेल्टा एच को भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। इफ इन एनी रिएक्शन coefficients of reactants or products and products are multiplied or divided by any number, then enthalpy change is also multiplied or divided by same number. मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर कोएफिशिएंट्स का नंबर तुम बढ़ा दो या कम कर दो, तो एंथैल्पी चेंज का साइन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है? यस सर। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो अपन ऊपर एक रिएक्शन लिख रहे थे, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, तो इससे बन गया अपने पास CO2 गैस, और इसमें एंथैल्पी चेंज कितनी थी अपनी? -393.5 किलो जूल पर मोल। यही थे ना बेटा? यस सर। अब देखो इस रिएक्शन को, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई कर लें, इस सेम रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2 O2 गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? -393.5 इंटू 2, राइट? यस सर। इस रिएक्शन को मैं डिवाइड कर दूं मान लो 2 से, हाफ C गैस सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, और इससे क्या बन जाए अपने पास? हाफ CO2 गैस। तो यहां से डेल्टा एच क्या हो जाएगी बेटा इसमें? -393.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट? यस सर। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मतलब अगर तुम्हारे को कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस नहीं दे रखी हैं, तो डेल्टा एच को ये मानोगे कि स्टैंडर्ड स्टेट पे मेजर की हुई है। इफ एनी कंडीशन not mentioned
इन द रिएक्शन, किसी भी कंडीशन में कोई भी कंडीशन मेंशन ना हो तो देन कंसीडर delta H values as standard, that is टेम्परेचर को लेोगे 298 केल्विन रूम टेम्परेचर के बराबर एंड प्रेशर इक्वल टू 1 बार। ठीक है बेटा, समझ गए इन पॉइंट्स में? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. Sir. No, sir. उसके बाद जब भी रिएक्शन लिखोगे तो उनके जो फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा मेंशन करोगे रिएक्शन को, रिएक्शन के अंदर। समझ गए? Yes, sir. मेंशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर मेंशन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स and heat changes accompanied during the reaction. बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? No, sir. No, sir. बता दोगे इससे कि किसी भी, ये मतलब जनरल चीज़ें हैं जो तुम फॉलो करोगे रिएक्शन को लिखने के लिए। अब देखो कोई भी मतलब रिएक्शन है जो उसके अंदर अपन जो एंथैल्पी चेंज है किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंथैल्पी चेंजेस और हीट चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी और हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो किसी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसका वो भी एंथैल्पी चेंज भी सेम वे में चेंज हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगे तो एंथैल्पी भी ऐसे ही चेंज हो जाएगी। जैसे रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो डबल हो जाएगी, आधी कर देंगे तो आधी हो जाएगी, जो भी कोएफिशिएंट से। when quantity of reactants changed, then enthalpy is also changed in same way। बोलो बेटा, इस फर्स्ट पॉइंट पे तो कोई डाउट नहीं होगी? जैसे क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल कर दें किसी भी रिएक्शन में, तो डबल कर दें तो एंथैल्पी चेंज भी डबल हो जाएगी। आधे कर देंगे तो एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगी? आदि आधी हो जाएगी। अब उसके बाद देखो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जो बातें लिख रहे हैं हम, ये ऐसे कोई नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई करनी होगी इनको। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देखो उसके ऊपर कैसे एंथैल्पी चेंज का फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो अपने पास ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ये हाइड्रोजन गैस हाफ O2 गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है एंड इट फॉर्म्स H2O इन गैसियस स्टेट। और एक ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे और ये बनाए H2O इन लिक्विड स्टेट। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा मैं कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताओ एंथैल्पी चेंज दोनों के अंदर सेम होगी क्या? No, sir. दोनों में सेम नहीं होगी बेटा, बताओ क्यों? प्रोडक्ट लिक्विड बना है दूसरे में। देखो तो किस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताओ किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? बेटा लिक्विड वाले में एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में किसकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी? गैसियस की ज्यादा होगी ना। यस सर। तो गैसियस की ज्यादा होगी तो जो हीट रिलीज है उसमें कम होगी। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होती है जब गैसियस स्टेट में बनता है ये, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा एच बराबर -241.8 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल। तो देखो किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? जब लिक्विड स्टेट के अंदर बन रहा है, यस और नो? यस सर। एनर्जी ज़्यादा रिलीज जब हो रही है जब किस में बन रहा है बेटा? लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स होंगे, देखो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, सेकंड लॉ में, कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोप रैंडमनेस और एनर्जी, तो एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी फाइनली तो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। यस सर। तो मतलब वाटर में ज़्यादा एनर्जी, वाटर जब लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब जब स्टेट बदलेगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, जो फिजिकल स्टेट चेंज होगा, तो एंथैल्पी चेंज भी उसके केस में क्या आएगी? अपने पास डिफरेंट आएगी। समझ गए बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो हीट का मतलब है तो टेम्परेचर से भी हीट रिलेटेड चेंजेस होंगी। तो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तुम्हारे को तो 298 केल्विन टेम्परेचर मानोगे, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज रिपोर्ट कर रखी है, और वैसे वो डिपेंड करेंगी द हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Temperature of reactants and products, and if nothing is mentioned, then consider the value to 298 Kelvin। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से कैसे फर्क पड़ेगा? जैसे कोई सोल्यूट कैसे बनता है, ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब कोई भी सोल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर तब बनेगा ना बेटा। यस सर। तो मतलब कितनी कंसंट्रेशन है उसका फर्क पड़ेगा। जैसे NaOH का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हारे को। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हो तो गर्म हीट इवॉल होती है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो जितनी ज़्यादा हीट इवॉल होगी। यस सर। सो मोर इज द concentration of solution, more will be the heat changes, whether एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक है। जैसे एंडोथर्मिक है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक है तो ज़्यादा रिलीज होगी। इसलिए मैं हीट चेंजेस लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है? यस सर। अब देखो एलोट्रोप वर्ड सुना होगा ना तुमने? यस यस सर। सर। तो एलोट्रोपिक फॉर्म, जब एलिमेंट्स के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो, जैसे मैं ये बोल रहा था अभी ऊपर देखो, एक रिएक्शन थी कि कार्बन को हमने जलाया, तो कार्बन को जलाया तो 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी ना।
Yes, sir. तो देखो Yes, sir. कार्बन, अब तुम ये नहीं कह सकते सर कौन से कार्बन को जलाया, भाई कार्बन को डायमंड को जलाया। जैसे डायमंड को अगर हम जलाते हैं तो डायमंड को जलाएंगे ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो ये बन गया अपने पास CO2। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है एंथैल्पी चेंज, जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक होगी? एक्सोथर्मिक। तो Exothermic. कंबशन रिएक्शन से एक्सोथर्मिक होगी। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 395.4 किलो जूल पर मोल। अब देखो सेम हम यहाँ भी कार्बन ही ले रहे हैं, लेकिन उसका एलोट्रोप ले लिया दूसरा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के जब कंबशन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो इसमें सेम प्रोडक्ट बनेंगे CO2 गैस। तो इसमें जो एनर्जी चेंज है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा दोनों में अलग अलग है या नहीं है? Yes, sir. तो ये किसकी वजह से अलग अलग हुई? एलोट्रोप की वजह से। मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स अलग अलग होंगी तो एंथैल्पी चेंज भी अलग अलग होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सर फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि इसमें बेटा वो ज़्यादा क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हारे को कि कौन सी फॉर्म है। अब जैसे तुम्हारे को मैं कंबशन रिएक्शन दे दूं तो अब जैसे कुछ भी गिवन नहीं है तो डायमंड और ग्रेफाइट में तो मैं ऐसे कुछ बता दूंगा तुम्हारे को स्टैंडर्ड, इसमें ग्रेफाइट मान लोगे अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। ठीक है? यस सर। सर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे? स्टेबिलिटी पे। नहीं, स्टेबिलिटी पे डिपेंड तो करेगा, तो स्टेबिलिटी भी आगे आगे बताएंगे हम, इसके अंदर ही आएगा कि किसके ब्याह पे हम बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, फिर उसके ब्याह पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस सर। कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम पे हमने एंथैल्पी चेंज और ये पढ़ी है। देखो अगर एनर्जी जो चेंज है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो एंथैल्पी के बराबर होती है। देखो डेल्टा एच बराबर क्यूपी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बराबर हीट चेंजेस होता है बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों कंडीशंस पढ़ी है हमने। यस सर। तो इनके भी आप पे हमने एक रिलेशन निकाली थी। देखो क्या रिलेशन थी अपनी कि डेल्टा एच सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी था। यही था ना बेटा। अब देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ओनली। डेल्टा एन जी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ओनली। तो डेल्टा एन जी आर टी, तो इसको पी डेल्टा वी की जगह पुट कर सकते हैं हम। तो डेल्टा एच बराबर क्या रिलेशन बन जाएगी अपना? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मतलब हीट चेंजेस कब निकालनी है? कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस यूज में ले सकते हैं। और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? देखो डेल्टा एच को पुट कर सकते हैं क्यूपी और डेल्टा यू को क्या पुट कर सकते हैं? क्यूवी। क्यू। तो क्यूपी इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी मतलब गैसियस मोल्स ओनली, डेल्टा एन जी आर टी और पी डेल्टा वी। समझ गए बेटा? ये डिपेंड करेगी कि कौन कौन सी कंडीशंस गिवन है तुम्हारे को। चेंज इन गैसियस मोल्स का मतलब ये प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। केवल गैसियस लेंगे, सॉलिड और लिक्विड को हटा देंगे हम इसमें से। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें किसी को? Yes, sir. डाउट है No, किसी sir. को? No, sir. उसके बाद नेक्स्ट किरचॉफ्स इक्वेशन। देखो बेटा किरचॉफ्स इक्वेशन क्या कहती है कि ये मतलब टेम्परेचर के साथ कैसे हीट चेंजेस
एंथैल्पी वेरी करेगी। जैसे कई बार फेस ट्रांजिशन होगा तो उसके भी पे हम टोटल हीट जो चेंजेस हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी इक्वेशन को यूज़ में लेके। देखो मान लो कि कोई इक्वेशन, जैसे ये वाटर है, तो वाटर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, -10 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में होगा ना बेटा। Yes, sir. तो इसको हम ले जाएं वाटर इन लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितनी हीट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस होंगी, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को जब वेरी करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे डेल्टा एच तो हम प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स कह सकते हैं भाई। जैसे डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज है, मान लो ये रिएक्टेंट्स हो गए ए और ये हो गए बी, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर आएगी, एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए। यस और नो? यस। यस सर। तो इसको हम जैसे किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए निकालनी है अपने को, तो प्रोडक्ट्स के लिए निकालनी है तो डेल्टा एच की टर्म्स में डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी ये निकाल रहे हैं बेटा हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये होगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी ऑफ बी, ये बी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंजेस निकाल रहे हैं तो ए, ऐसे पुट कर सकते हैं नहीं। अब देखो डेल्टा एच अपॉन टी, डी एच को लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू के बराबर, तो क्यू अपॉन टी हीट कैपेसिटी के बराबर होता है नहीं होता। यस सर। तो इसको हम ये भी पुट कर सकते हैं डेल्टा एच ऑफ बी ऑफ टी, तो मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ बी माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ ए। बोलो बेटा कर सकते हैं नहीं ऐसे? यस सर। हीट कैपेसिटी ऑफ बी माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ ए, और इसको बराबर कह सकते हैं कि चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा सी पी। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आ जाएगा, देखो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एच बराबर डेल्टा सी पी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। देखो इस वाली में ये इसके बराबर पुट किया हमने इनको, तो ये डेल्टा एच को वहाँ ले जाएंगे तो डेल्टा सी पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यस सर। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया है, क्योंकि Yes, दोनों sir. चीज़ ये हम यूज़ करेंगे, मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। जैसे सीपी कांस्टेंट है तो किस तरीके से लगाएंगे, सीपी वेरी करे तो कैसे लगाएंगे हम उसको। अब देखो कि मान लो इसका डिफरेंट केसेस आते हैं। केस ए के अंदर डेल्टा एच बराबर सी पी डी टी हो गया, तो डेल्टा सी पी मान लो कांस्टेंट है, मतलब हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, दो टेम्परेचर के अंदर वेरी करें अपन। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन करें हम, तो डेल्टा एच की इंटीग्रेशन कर दी हमने, ये H1 से लेके H2, इसको डेल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब स्मॉल चेंज होती है जब। उसके बाद डेल्टा सी पी इंटू डेल्टा टी, और दो टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरी हो रहा है T1 से लेके T2 तक, तो एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, ये T1 से लेके T2। बताओ बेटा क्या हो जाएगा ये फिर, तो H2 माइनस H1, दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा सी पी हो गया कांस्टेंट तुम्हारा, तो डेल्टा सी पी कांस्टेंट हो गया, तो इनटू टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, T2 माइनस T1। यस और नो? यस यस सर। यस सर। और इसी तरीके से हम डेल्टा U भी निकाल सकते हैं, तो डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इक्वल्स टू डेल्टा सी पी की जगह क्या आ जाएगा बस इसमें डेल्टा सी वी इंटू T2 माइनस T1, ये तो आ जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। समझ गए? यस सर। Yes, अब देखो sir. इसके अंदर एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है बेटा, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखो कैसे करेंगे। मैं एक बार एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन निकालता हूँ, वो तुम्हारे को इसमें साथ साथ समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम। नहीं बट राइट नाउ एनसीईआरटी की बुक किसके पास है अभी? हाँ बेटा बोलो।
Calculate the enthalpy change on freezing of 1 mole of water at 10 वन degrees सेकेंड, Celsius to एंथैल्पी चेंज निकालनी है तुम्हारे को इन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर। आगे बोलो। at 10 degrees Celsius ये to 1 मोल ice ऑफ at वाटर हो गया, देखो -10. एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वाटर जब फ्रीज होगा बेटा तो इसको 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर को लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Yes फिर sir. आगे कितने तक ले जाना है बेटा इसको? -10 degrees Celsius. तो देखो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वाटर सॉलिड होना स्टार्ट होगा। तो वाटर सॉलिड, ये फेज कन्वर्जन हो गया ना। फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। Yes sir. और उससे वाटर को सॉलिड ले गए -10 डिग्री सेल्सियस, यही है ना? Yes, आगे sir. बोलो बेटा। So delta FUSH is equals to 6.03 देखो kilojoule डेल्टा mole एफ inverse. का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये अभी डिस्कस करेंगे आगे। फ्यूजन का मतलब क्या? फ्यूजन वर्ड तो सुना होगा ना तुमने, कितनी है बोलना बेटा? So 6.03 kilojoule mole inverse किलो जूल पर मोल। at 0 degree Celsius. हाँ एट 0, फ्यूजन तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। आगे बोलो। So CP दे रखा है H2O लिक्विड में CpH2O लिक्विड का 75.3. कितना है? 75.3 joule mole inverse Kelvin inverse. 75.3 या 73.5? 75.3. 75.3 किलो जूल मोर इनवर्स। नेक्स्ट। CpH2O का सॉलिड में 36.8 CpH2O सॉलिड 36.8 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स. जूल में है ये। यस सर. जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखो बेटा इसमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है। तो देखो किरचॉफ्स इक्वेशन का कैसे यूज होगा, इसमें रोल प्ले करेगा। देखो टोटल एंथैल्पी अभी अपन ने ये Cp इंटू डेल्टा टी किया है ना बेटा? यस सर. बोलो। तो Cp इंटू डेल्टा टी, देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है बेटा। यस सर. तो Cp हो गया अपना कितना? देखो Cp अपने को चाहिए किसका, सॉलिड का या लिक्विड का लगोगे? इसमें लिक्विड स्टेट में है। वेट. लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट का कितना हो गया 75.3 किलो जूल पर मोल। यस और नो? यस सर. इनटू देखो T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। देखो डिफरेंस तो केल्विन में कैसे ले लेना, सेल्सियस में सेम रहेगा। यस और नो? सर वो जूल में दे रखा है। तो जूल होगा। हाँ ये जूल है सर. अच्छा ये जूल है, ये लो ठीक है। यस सर. तो 0 माइनस 10 बेटा, डिफरेंस सेल्सियस या केल्विन में लेओगे तो सेम आएगा ना यस सर. यस सर। भाई। 0 डिग्री सेल्सियस 273 हो गया और ये 283 हो गया, तो डिफरेंस तो वही -10 ही रहना है। अब देखो ये तो एंथैल्पी चेंज कब होगी अपनी, जब हम लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में ला रहे हैं। अब देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये किरचॉफ्स इक्वेशन नहीं लगा सकते ना हम। नो सर. तो उसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है तुम्हारे को। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में बदले। यस सर। तो लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, बस साइन बदल जाएगा। यस सर. तो यहां पे प्लस मैं क्या कर सकता हूं, प्लस माइनस 6.03 किलो जूल पर मोल। यस और नो? यस सर. उसके बाद प्लस, अब देखो सॉलिड से और -10 में जा रहा है, तो फाइनल -10, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, फिर वो किरचॉफ्स इक्वेशन लगा दो। 36.8 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया बेटा इसमें -10, तो -10 -0, तो -10 रहेगा ये। यस सर। यस सर. -10 -0। अब देखो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में ले लो, यहाँ पे केल्विन पुट कर दो, यहाँ भी केल्विन, तो देखो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यस सर. सर उस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट नहीं करना? करेंगे बेटा, जूल में किलो जूल कैसे ऐड होगा फिर। अब देखो -10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 753 आएगा, और उसको मैं लिख रहा हूँ -0.753 किलो जूल, राइट। यस सर. यस सर। उसके बाद -6.03 किलो जूल पर मोल
किलो जूल बाद में लगा देंगे ये सारा। अब इसको देखो 36.8 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। यस सर। तो माइनस, और उसको किलो जूल में बदल रहा हूँ मैं, 0.368 और ये हो गया अपना किलो जूल में। यस और नो? यस सर। तो इनको सबको ऐड कर लोगे, इसकी फाइनल जो यूनिट आएगी इनको सबको ऐड कर लेना, माइनस में आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ये इसकी एंथैल्पी चेंज आ जाएगी बेटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. किरचॉफ्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई करोगे? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फेज कन्वर्जन में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो गया? 0। डेल्टा टी 0। लेकिन उस जगह डेल्टा टी 0 मान के अगर तुमने उसकी एंथैल्पी चेंज फेज कन्वर्जन की 0 मान ली तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो उस टाइम फिर जो भी एंथैल्पी है वो यूज करनी है तुम्हारे को। ठीक है बेटा? यस सर। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. नो सर। अब देखो नेक्स्ट कि मतलब ये तो था जब अपना सीपी कांस्टेंट हो, फर्स्ट केस ले रहे थे ना सीपी कांस्टेंट। अब मान लो सीपी वेरी करे टेम्परेचर के साथ, बी केस कि व्हेन डेल्टा सीपी वेरीज विद टेम्परेचर के साथ बेटा वेरी करे। तो देखो डेल्टा सीपी जब टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा तो क्या लेंगे अपन उसके लिए कि ये हो गया डेल्टा एच, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच बराबर डेल्टा सीपी इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एच को हमने लिख दिया ये डेल्टा एच बराबर, देखो लिमिट नहीं लगाते हैं जब इंटीग्रेशन के अंदर, क्या यूज करते हैं हम? कांस्टेंट यूज करते हैं। सी मत पुट करो यहाँ पे, के पुट कर लो। के इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट यूज नहीं करते हम, फाइनल और अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं। और लिमिट नहीं लगाएंगे तो ये क्या पुट करेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो जब टेम्परेचर 0 है तुम्हारा, व्हेन टी बराबर 0, तो देखो टेम्परेचर 0 है तो ये जो डेल्टा टी यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज इनिशियल, ये मान लो एंथैल्पी चेंज एट 0, ये किसके बराबर आ जाएगी? के बराबर। के अब ये के की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये के की वैल्यू पुट करोगे तो बताओ डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच नोट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा सी पी डेल्टा टी। ठीक है बेटा? यस डेल्टा एच नोट का मतलब क्या हुआ? दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। चेंज इन एंथैल्पी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इस तरीके से सोल्व होगी, अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट प्लस अल्फा बीटा। इसको किरचॉफ्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे हम इसको। तो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो अपन ने थर्मोडायनामिक उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी, डेल्टा एच प्लस डेल्टा सी पी डी टी, तो अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस गामा टी क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। आगे इस तरीके से इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अब उसके बाद आते Yes, हैं sir. डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी चेंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये different enthalpies of reaction that we are going to discuss tomorrow. Okay? Thank you. Yes.